क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास की चीजें किसकी बनी होती है? हमारे आसपास की चीजें जैसे पेड़ पौधे? नहीं पता सर, प्लीज बताइए किसकी बनी होती है। चलो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमारे आसपास की चीजें किसकी बनी होती है। बहुत मजा आएगा, चलो पढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपके लिए यहाँ बहुत अच्छी इमेज बनाई है। तो दुनिया की हर चीज परमाणु से बनी होती है, भले ही वह पानी हो, हवा हो, मेटल हो, धातु जिसे कहते हैं, या हमारा शरीर ही क्यों न हो। मतलब कोई भी चीज हो, वो हमारे शरीर हो या कुछ भी हो, वो सभी परमाणु की बनी होती है ना सर? हाँ बिल्कुल, कुछ भी हो वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। अब हम अगली इमेज देखते हैं, उसमें आगे समझेंगे। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया इमेज है। इसमें तो परमाणु भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर बाएं कोने में आपको परमाणु की संरचना दी गई है और उसके बीचों बीच एक लाल चमकीला गोला दिखाया गया है जो उसका नाभिक होता है। और ये जो गोले हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनों के रास्ते हैं। इन्हें हम कक्षा या कक्ष कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बहुत बढ़िया सर, मुझे समझ में आ रहा है। और बताइए परमाणु के बारे में। इस इमेज में जो अलग अलग रंगों के गोले हैं वे अलग अलग कक्षाओं को बताते हैं। जैसे पहला जो लाल गोला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा सकते हैं, और जो दूसरा हरा गोला दिखाया गया है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पर ये इमेज थोड़ी ठीक नहीं है। और जो तीसरा नीला गोला है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पर हम 10वीं के अनुसार इसमें ऐसा मानते हैं कि इसमें 8 ही गोले होते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आप समझाएं और समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझा रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, पर मुझे एक दिक्कत है। मुझे ये बताइए आखिरकार परमाणु होता क्या है? देखो, परमाणु का मतलब होता है वह तत्व जो सबसे छोटा कण होता है। जब हम किसी चीज़ को बार बार तोड़ते जाते हैं तो सबसे छोटा जो कण मिलेगा उसे ही हम परमाणु कहते हैं। और यहाँ पर बॉक्स में लिखा हुआ भी है, देखो बॉक्स में लिखा है एटम बराबर तत्व का सबसे छोटा कण। इसका मतलब होता है कि एटम परमाणु को ही इंग्लिश में कहा जाता है और वो पदार्थ का छोटा कण होता है। और नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है जो उस तत्व के रासायनिक गुण बनाए रखते हैं। ठीक है, तो जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को बनाए रखता है और छोटा कण होता है उसे परमाणु कहते हैं। अच्छा, तुमको पता है नीचे वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल पता है। ये आपके चैनल का नाम है लर्न विद जीडी, और इसी पर ही मिलते हैं एजुकेशन कंटेंट जो हमारे पेपर में काम आते हैं। और ऐसी एनिमेशन स्टाइल की वीडियो हमें मिलती रहती है, और साथ में हम लीक पेपर भी इस पे देखते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो देखने वाले हैं ये भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ये लाइक कर दें। चलो अब अगली इमेज देखते हैं, उसमें आगे समझते हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया इमेज है। इस इमेज में हम क्या जानेंगे? इस इमेज में हम जानने वाले हैं कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने करी है। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का कण सिद्धांत इन्होंने दिया था कि पदार्थ के सारे जो कण हैं वो किसके बने होते हैं, परमाणु के बने होते हैं, या हम कहें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये परिभाषा आपके जॉन डाल्टन ने ही दी थी, और इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है और एटम्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो है इमेज में आपको बीच में जॉन डाल्टन की इमेज भी दिखाई हुई है और उसके चारों तरफ कुछ गोले दिखाए गए हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो जिसे हम H कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक दिखाया गया है, और पानी वगैरह के सिंबल भी दिखाए गए हैं। मतलब सर हमको याद रखना है कि जॉन डाल्टन ने ही बताया है कि पदार्थ के छोटे कण परमाणु होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब अगली इमेज देखते हैं। सर ये इमेज भी बहुत सुंदर है। अब हम इसमें क्या देखेंगे? देखो, अब यहाँ से परमाणु के मॉडल चालू हो रहे हैं। तो परमाणु के मॉडल का मतलब होता है कि परमाणु में क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और कहाँ पाई जाती है। इसे समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयास करा और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थितियाँ बताने की कोशिश करी। तो उसमें सबसे पहले नाम थॉमसन का आता है, जिसका बाईं तरफ फोटो भी दिया गया है। ये हमारे थॉमसन साहब हैं, और बीच में आपको परमाणु का मॉडल दिया गया है। इस परमाणु के मॉडल में आपको एक लाल गोला दिखाया गया है। ये लाल गोला परमाणु के धनात्मक भाग को प्रदर्शित करता है।
जो तरबूज के खाने वाले लाल भाग के समान हम मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो नीले गोले दिखाए गए हैं जो कि अस्त व्यस्त है और इनकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, उसी तरह परमाणु में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्थिति निश्चित नहीं होती है। ये बात बताई थी किसने? थॉमसन ने। और जो परमाणु है वो बिल्कुल ठोस होता है, ये बात भी किसने बताई? थॉमसन ने। तो ये बातें याद रख लोगे क्या? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, मैं याद रख लूंगा। थॉमसन ने परमाणु का मॉडल बताया जो ठोस गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित जगह पर स्थित होते हैं, पर उनकी जगह फिक्स नहीं होती है, कहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब अगली इमेज देखते हैं। सर ये इमेज तो बहुत डिफिकल्ट दिख रही है, ये क्या है? ये इमेज आपके परमाणु के अगले मॉडल को समझाने के लिए है और ये मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल भी लिखा हुआ है। उन्होंने जो है आपके सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ये सोने की पन्नी के प्रयोग को ही दिखाने के लिए इमेज लगाई गई है। इस सोने की पन्नी पर जो है अल्फा पार्टिकल की जो है बौछार करवाई गई थी, जो आपको इमेज में दिख रही होगी। और इसमें लिखा हुआ है रदरफोर्ड मॉडल एटम का सेंटर न्यूक्लियस होता है। तो इन्होंने ये जो गोल्ड फॉइल का या आपकी जो सोने की पन्नी है इसका उपयोग करके ये बताया था कि जो परमाणु होता है उसके केंद्र में जो है आपका केंद्रक होता है, जिसको अपन सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और वहीं अपन बात करें बाकी की जगह जो है खाली होती है, ये भी आपके रदरफोर्ड ने बताई थी। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे जो रदरफोर्ड है इन्होंने ऐसा मॉडल दिया जो कि थॉमसन के मॉडल के बिल्कुल विपरीत था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही मॉडल दिया था जो लगभग थॉमसन से विपरीत था, क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु ठोस गोला होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि परमाणु में जो अधिकांश जगह होती है वो खाली होती है और जो नाभिक होता है या हम कहें कि धनात्मक क्षेत्र होता है वो केवल केंद्र में होता है और बाकी जगह खाली होती है। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर सारे ही बिंदु विपरीत नहीं है, बल्कि रदरफोर्ड ने और थॉमसन ने दोनों ने यह बताया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या या भाग बराबर होते हैं, जिससे परमाणु एक उदासीन कण के रूप में होता है। चलो सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या और भी मॉडल है परमाणु के? हाँ है, परमाणु के और भी मॉडल हैं, पर ये अगली इमेज देखो। इसमें रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसने क्या क्या बातें बताई थी उसको और अच्छी तरह से समझाया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा होगा कि नाभिक है उसमें प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। चलो अगली इमेज दिखाओ। यह है हमारी अगली इमेज जिसमें हम बोर का मॉडल देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है उसकी तस्वीर भी दिखाई गई है और बीच में उसका मॉडल दिखाया गया है और बॉक्स में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित रास्ते में ही चक्कर लगाते हैं और ये जो रास्ते होते हैं उसे KLMN सेल्स के नाम से या कक्षक के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई? बिल्कुल सर, मुझे ये बात भी समझ में आ गई, पर मुझे एक डाउट है। मेरा डाउट ये है कि क्या ये जो कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है? हाँ, ये जो कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे में भी दशा के अनुसार 8 ही इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। और हम इसके बारे में डिटेल से आगे के जो वीडियो आएंगे संयोजकता निकालने वाले, वैलेंसी वाले, उसमें बताएंगे। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। बिल्कुल सर, मैंने तो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया था और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेंगे अगर उन्हें जानना है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में किस तरह से फिक्स होते हैं और क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलो, ये हमारी अब अगली इमेज है। इसमें हम सब एटॉमिक पार्टिकल या अपरमाणविक कणों के बारे में देखेंगे। तो परमाणु में 3 अपरमाणविक कण या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर ऋणात्मक चार्ज या आवेश होता है। आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वे तो हम देख ही चुके हैं कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं और हमारे केंद्र का निर्माण करते हैं। सर मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि परमाणु में 3 अपरमाणु कण होते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम क्या आते हैं। क्या इनका कोई स्पेशल काम भी होता है? क्यों नहीं, इनका काम भी होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपके परमाणु के जो भार होता है, वजन होता है, उसका निर्धारण करते हैं और अपनी जगह स्थिर रहते हैं जब तक कि अत्यधिक ऊर्जा न दी जाए। जबकि आपके इलेक्ट्रॉन गतिशील रहते हैं और ये आसानी से परमाणु से बाहर जा सकते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में आ सकते हैं, और ये अधिकतर परमाणुओं के रासायनिक गुणों का निर्धारण भी करते हैं। जबकि आपके नाभिक या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपके भौतिक गुणों का निर्धारण करते हैं, जैसे भार, द्रव्यमान वगैरह। इसके अलावा आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक और चीज का निर्धारण करते हैं, जिसे हम कहते हैं परमाणु संख्या। वह अगला टॉपिक है जो हम आगे की इमेज में पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, हम आगे की इमेज में पढ़ेंगे। और मुझे ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को लाइक करूंगा और मैं चाहता हूँ कि देखने वाले सारे जो है इसको लाइक कर दें। बहुत अच्छा, तुमने लाइक किया। तो ये हमारी अगली इमेज है जिसमें हम एटॉमिक नंबर के बारे में देख रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी परमाणु के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे परमाणु की संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जेड से प्रदर्शित की जाती है, ABCD वाले जेड से। देखो यहाँ पर उदाहरण भी दे रखा है। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है क्योंकि इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। और ये डायग्राम जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि इसका डायग्राम ऐसा नहीं है। आगे की जो वीडियो बनेगी उसमें डायग्राम के साथ आपको पूरी तरह ये समझाया जाएगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि हम आगे के वीडियो में संयोजकता निकालना सीखेंगे, जो कि आपका बहुत अच्छा टॉपिक होता है। सर कोई बात नहीं, पर ये डायग्राम किस तरह से बनते हैं ये चीज जरूर बता देना। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। अब हम सोडियम का उदाहरण भी समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, जितने उदाहरण उतना अच्छा, समझाइए। तो ये देखो, ये हमारे अगली इमेज जिसमें सोडियम का उदाहरण दिया गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन वितरण को देखें तो यहाँ हमें पता चलता है कि सोडियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब सोडियम के कुल मिलाकर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी परमाणु संख्या 11 होगी। और इस हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। ये जो अगली इमेज है इसके द्वारा तुम सोडियम का मॉडल और भी अच्छी तरह समझ सकते हो। देखो, इसके जो पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन दर्शाए जाने चाहिए, 8 ही होंगे, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है। इस तरह से हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। बिल्कुल सर, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 क्यों होता है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है उसी को इसी तरह एनिमेशन स्टाइल में समझेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि हमारी मेहनत सफल हो। धन्यवाद।